अरे बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है। वो म्यूजिक नहीं है, शोर है। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। नो। और आज मैम का क्लास थोड़ी, आज तो सर का क्लास है ना। मैम भी ज्वाइन है। बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ करो। अरे भाई क्या क्या बोल रहे हो? Good afternoon, all of you. निशा, Hello. हेलो फ्रेंड। Hi. आज किस टॉपिक पे क्लास चलने वाली? हाय हेलो करने वाले सबको रिमूव कर दिया जाएगा। ज्यादा हाय हेलो मत क्या करो।
हाय हेलो करने वाले में। बिल्कुल 100। यार क्यों ब्लॉक? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। यार गुड मॉर्निंग बोल रहे हो तुम अभी? गुड लाल आफ्टरनून। गुलाब, टर्न ऑफ योर माइक। अनमोल राज एंड लाल गुलाब, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ओके थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। केम छो सर? ভালো আছো? नीमक कल से हमारे अमरिंदर रे नीमक कल से हमारे ऋतिक क्या हुआ रे रविंदर, क्या हुआ? पूरे फैमिली दोस्त कल के बंगाली में क्यों मानते हो काम करे? तो हम लाल गुलाब रिमूव कर दिए जाओगे। के छी रे? कता घर छोड़े रविंदर? भाई आप लोगों में कोई ऐसे भाई हैं जो दिल्ली से क्लास कर रहे हो? हाँ भाई बोलो ना, बोलो। हाँ भाई, आप दिल्ली से क्लास कर रहे हाँ हो? भाई बोलो, हम भी दिल्ली में हैं। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या क्या बोलो? अच्छा 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 अच्छा। सारे लोग अरे अब सारे लोग दिल्ली से ही क्लास कर रहे होंगे। कल सारे को पीएम बनना था, आज सारे दिल्ली पहुंच गए। क्या बनना था? वो यहाँ भाई सब आप लोग सच बताओ, रिया आप लोगों ने रिया गैस वो खरीदा सब कि नहीं यहाँ मत खरीदा? शेयर करो। अभिषेक भाई, आपने तो गैस हाँ भाई वगैरह बोलो। खरीदा कि नहीं? क्या क्या? गैस खरीदा है कि नहीं खरीदा है ग्रेजुएशन का? अरे भाई मैं खुद गैस करता हूँ यार। अच्छा, हाँ अच्छी भाई, बात है। मैं बेगूसराय से हूँ। भाई एक साल अगली बैक बार वाला पढ़ बेगूसराय लेना, से वही आएगा। पूछता है क्या इसमें गैस करना है। अरे अरे भाई, चार जो दूंगा ना वही आएगा। बस मेरा ठीक है भैया। हिस्ट्री है, बाकी जिसका जो। अच्छा, तो बात करने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। क्या बोले भाई? है ना? नमस्कार सर, क्या हाल चाल? नमस्कार सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट, आप लोग एक बात सुन लीजिए ध्यान से। मैं गणेश बोल रहा यूनिवर्सिटी हूँ। कॉलेज। अगर आप लोग फालतू का बात यहाँ पर करेंगे तो रिमूव दिया जाएगा, फिर कभी एंट्री नहीं ओके मिलेगा कोई भी क्लास में। यहाँ पर सारा डाटा शेयर हो रहा है मेरे पास। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो आप लोग क्लास कर रहे हैं, कीप साइलेंट, सुनिए। कोई क्वेरी है फिर सर से पूछिए। सर भी आ गए हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गणेश कुमार हुआ।
क्लास की पीडीएफ और इस सर भी आ गए हैं आपके क्लास लेने के लिए। है विकास किया गया। यस सर। हाँ सर। सर नमस्ते। हाँ बोल। प्रणाम सर, प्रणाम। सर डॉक्टर विकास बोल रहे हैं, हम जुड़ चुके हैं सर। कहाँ के डॉक्टर है आप? आपको फैमिली में करा दें वो सरकार सुविधा होगी। आज के जो आपके स्पीकर हैं डॉक्टर विकास सिंह, ये मारवाड़ी कॉलेज में बीपीएससी के थ्रू आए हैं। आप माइक ऑफ कर लें प्लीज। माइक ऑफ कर लें। तो ये आए हैं बीपीएससी के थ्रू। ये बहुत ही अनुभवी शिक्षक हैं। इन्होंने अपना 10th राजस्थान बोर्ड से किया है, जिसमें ये टॉपर थे। 12th इन्होंने वहीं से किया, टॉपर थे। और ग्रेजुएशन इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया, गोल्ड मेडलिस्ट है। एमए, एमफिल, पीएचडी इन्होंने जेएनयू से किया है, जो हिंदुस्तान का आप लोग भी जानते हैं कि नंबर 1 विश्वविद्यालय में आता है। और इन्होंने 6 साल तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को पढ़ाया है। उसके बाद आपके यहाँ 19 के बाद ही में आए हैं। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 से अधिक संगोष्ठियों में भाग ले चुके हैं और 40 के करीब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके पर्चे पेपर निकल चुके हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आपके आज के स्पीकर कितना लर्नेड स्कॉलर हैं। अभी आपने 3 क्लास यूनिट 5 को समाप्त किया है। आज से आपका यूनिट 1 शुरू हो रहा है। यूनिट 1 में 2 वर्ग होंगे। दोनों वर्ग डॉक्टर विकास सिंह जी लेंगे। आज यूनिट 1 में इनका टॉपिक होगा लैंड एंड पीपुल ऑफ इंडिया, जिसमें ये पॉपुलेशन की बात करेंगे, रिलीजन की बात करेंगे, लैंग्वेजेस की बात करेंगे, नेशनल फ्लैग की बात करेंगे, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज की बात करेंगे। और कल इनका क्लास होगा एजुकेशन पर। तो अब मैं विकास सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वो अपना वर्ग प्रारंभ करें, ताकि हमारे छात्र जो यह पत्र उपेक्षित था विगत 10 साल से कम इस सत्र के छात्र, हमारे प्यारे छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। और विश्वविद्यालय आपको यह क्लास देकर अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप क्लास को एंजॉय करें। सर गणेश बोल रहे हैं, 1 मिनट सर। गोपी सर, सर गणेश बोल रहे हैं। सर बच्चे चैटिंग करते हैं, वो तो कुछ अलग भी चैटिंग करने लगते हैं, क्लास ना करके चैटिंग करते हैं। जो बच्चे का मैसेज ऐसा मिलेगा हम रिमूव डायरेक्टली कर देंगे। एक बार आप बोल दें सर। हाँ, वैसे बच्चे
काहे अपने भी डिस्टर्ब होंगे, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर देंगे। जी जी, चैटिंग बहुत अलग चैटिंग करते हैं, क्वेश्चन हो तो चलेगा, कुछ डिफरेंट, जैसे घर की तरह चैटिंग करने लगते हैं। और मेरा बच्चे अनुरोध है, बच्चों से मेरा अनुरोध है, प्लीज, आप 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं, मैच्योर हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि ये कोई कंपलसरी पेपर, कंपलसरी क्लास नहीं है आपका, इसीलिए जिनको बीच में भी अच्छा नहीं लगे चले जाइए, लेकिन क्लास को कभी भी डिस्टर्ब मत कीजिए, ताकि आपके डिस्टर्ब करने से क्या होगा, बाकी आपके जो मित्र हैं वो लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? सर अपना क्लास वर्ल्ड वाइड पर चल रहा है, वर्ल्ड वेब पर चल रहा है, तो सारा दुनिया देख रहा है, तो बच्चे का, हमारे बच्चे को इंसल्ट होगा यहाँ अगर मैसेज देखेंगे कोई और तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विकास बाबू, आप अपना क्लास शुरू। सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और इतना बेहतरीन मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप जैसे भी जिस अवस्था में बैठे हैं एकदम सावधान की अवस्था में रहें, क्योंकि ज्ञान देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो भी श्रद्धावान व्यक्ति होता है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि लेटे हुए हैं, चलते हुए हैं, घूमते हुए हैं, फिरते हुए। आप आराम से बैठिए स्थिर होके, जिससे कि जो चीजें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, वो आपके दिमाग में स्थिर हो और इस ज्ञान परंपरा को आप लोग सीखें और समझें और उसको अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे उतारें। तो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसे रखने की कोशिश करेंगे। सर एक बार बस बता दीजिए कि आपके पास ये मेरा स्क्रीन जा पा रहा है सर? आ रहा है सर, लेकिन ब्लैंक दिखा रहा है। यस सर, आ रहा है। अभी दिखाई दे रहा है सर, हाँ सर, आ रही है। लिखा हुआ दिख रहा है ना सारा कुछ? ब्लैंक दिखा रहा है सर? नहीं सर, ब्लैंक दिख रहा है सर। चलिए, अभी भी ब्लैक दिख रहा है सर। ब्लैक दिख रहा है सर? यस सर, दिख रहा है। से तो चलिए हम आरंभ। और जैसा कि आप लोग अब समझ ही चुके हैं, प्रोवीसी मैम ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था इस विषय का, और आप जान ही चुके हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है और इस विषय की गहराई को आपको समझना है। बाकी सभी बच्चे अपना बीए, बीएससी, बीकॉम के अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सब्जेक्ट का स्टडी कर ही रहे हैं। वैसे ही ये जो जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज है और यूजीसी के नियमों के तहत इस पेपर को पढ़ना आपके लिए कंपलसरी भी है। तो उसी का जो यूनिट 1 है इंडिया से रिलेटेड, और इस यूनिट को इसमें डिवाइड जो किया गया है, लैंड एंड पीपल ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, नेशनल फ्लैग, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। तो इतने हिस्से को हम आज देखेंगे और अगले लेक्चर्स में एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ग्रेट थिंकर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया, ये देखेंगे। तो आइए इसको आरंभ करते हैं। ये मैं विष्णु पुराण के श्लोक से इसे आरंभ कर रहा हूं। उत्तरम यत् समुद्रस्य माद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वो भारत है और भारतीय वहां की संतति है, प्रजा कहलाती है। तो आप ये देख रहे हैं विश्व के नेपाल, भूटान और चीन ऊपर की तरफ से दिखाई दे रहा है। इधर बर्मा और थाईलैंड की तरफ देखिए, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान है और नीचे श्रीलंका और मालदीव। स्लाइड नहीं शो कर रहा, गणेश बोल रहे हैं सर, स्लाइड नहीं आ रहा है, स्लाइड नहीं आ रहा है सर। प्रेजेंटिंग तो चल रहा है बट स्लाइड नहीं दिख रहा है सर। स्लाइड पे आप क्लिक करिए जो शेयर किए हैं सर। प्रेजेंटिंग सही है तो ओपन करें स्लाइड सर। स्लाइड है, स्लाइड नहीं दिख रही आप लोगों को, देखिए। नहीं स्लाइड इधर नहीं आ रहा है सर मेरे से। दोबारा से करता हूँ। अभी देखिए, यस सर, अब दिख रही है। यस सर, अब सर आ रही है सर। यस सर, अब दिख रही है। आ गया सर। आ गया सर। अच्छा आ गया ना सर। तो पहले पॉइंट को आरंभ करते हैं। लैंड एंड पीपल ऑफ इंडिया, भारत की भूमि और लोग।
और हमारे देश का नाम भारत गणराज्य है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और देखिए कितना क्षेत्रफल है, दुनिया के 7वें नंबर का क्षेत्रफल भूभाग हमारे पास में है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर स्थल सीमाओं की हम बात करें तो पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और तिब्बत इधर जो दिखाई देंगे, और पूरब की तरफ देखेंगे तो बांग्लादेश और म्यांमार। इन देशों की सीमाएं हमारे देश से सीमाओं की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में मालदीव और दक्षिण में श्रीलंका, और दक्षिण पूरब की तरफ थोड़ा जाएंगे तो आपको देखेंगे इधर इंडोनेशिया और थाईलैंड। थाईलैंड ऊपर की तरफ है, इंडोनेशिया नीचे की तरफ है, ये आपको मिलते जुलते हुए दिखाई देंगे। तो स्थल एवं समुद्री सीमा जो दोनों को टच करते हैं ऐसे देश है पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये चीज आप याद भी रखेंगे, या आपके भविष्य के विभिन्न एग्जाम्स में भी पूछे जाती हैं। और ये देखिए कि उत्तर में विशाल हिमालय की पर्वतमालाएं हैं और दक्षिण में विस्तृत हिंद महासागर है। ऊंचा नीचा और कटा फटा जो दक्कन का पठार है, फिर विशाल और समतल सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी भारत में है। थार के विस्तृत मरुस्थल भी है हमारे यहाँ। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर की तरफ जाते हैं तो लक्षद्वीप है, और कर्क रेखा इसके बीच में से गुजरती है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है, जिनमें केंद्र शासित प्रदेशों में अगर आप देखें अभी दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख को अभी लेटेस्ट बनाया गया है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया है, ये आप याद रखें इस चीज को। और अब क्योंकि हम संविधान में धीरे धीरे संविधान की तरफ जाएंगे, और संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द आता है कि हम भारत के लोग। हमारा संविधान दुनिया में अलग अलग जगह पे संविधान को अलग अलग ढंग से संबोधित किया गया है, परंतु भारत के संविधान में भारत को हम भारत के लोग इस फ्रेज से आरंभ किया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये आप संविधान की उद्देशिका देख रहे हैं, तो हम भारत के लोग, तो उसमें केवल हम का मतलब क्या है, उस हमको समझने के ही सानिध्य में ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट यूनिट है उस हमको ही समझना है कि हम वास्तव में है क्या है, भारत किसे कहते हैं। भारत जो है किस तरह से सहिष्णुता, समन्वयता, उदारता इत्यादि गुणों से मिलकर ये भारत बनता है, जो विविधताओं में एकता से समन्वित होता है। एक गुलशन की तरह होता है, इसमें रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं और वो चमन कितना सुंदर लगता है, वैसे ही हमारा भारतवर्ष है। तो आप ये देख रहे हैं कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर और अन्य सदस्यगण भी हैं। और नीचे वाली इमेज में अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए बाबा साहब जो अम्बेडकर जो है राजेंद्र प्रसाद जी को, जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, उनको संविधान भेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भारत की भूमि और लोगों की जब हम बात करते हैं तो भारत में अभी क्या है कि पूरी तरह से हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरफ भी आ चुके हैं, और आज भी भारत की जो आदिम जनजातियां हैं जिन्हें हम ट्राइबल्स के नाम से जानते हैं या कहते हैं, वो भी आज के समय विद्यमान है। तो जिनमें भील, गोंड, मुंडा, खड़िया, हो, बोडो, कौल, सहरिया, संथाल, कुड़मी, मीणा, उरांव, लोहरा, परदान, बिरहोर, पारदी, बहुत सारे और भी हैं। कई हजारों जनजातियां हैं और उनकी कल्चर आज भी जीवित है। सरहुल की कल्चर जीवित है, प्रकृति के बीच में रहने की संस्कृति जीवित है। आज पर्यावरण दिवस भी है, तो आदिवासियों से बढ़कर इस दुनिया में शायद ही पर्यावरण दिवस कोई मनाता हो या बचाता हो। पर्यावरण का रक्षण और पर्यावरण का संरक्षण यदि हमें सीखना है तो मैं आदिवासियों की शरण में जाके इसको सीखना होगा। अगर हम अपने देश की जनसंख्या की बात करें तो क्योंकि अभी 1 मार्च 2011 में जो भारत में कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, और जिसमें पुरुष देखिए कि 62 करोड़ 37 लाख और महिलाएं 58 करोड़ 64 लाख। स्लाइड नहीं दिख रहा है सर, स्लाइड तो बराबर दिख रहा है। अब आया सर, आ गई। अच्छा ठीक है। तो इसमें ये देखिए कि संयुक्त राष्ट्र ने अभी जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर भी भारत का 2019 में बताई थी जनसंख्या 136.64 करोड़ हो जाएगी, और जनसंख्या के आधार पर चीन के बाद विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश भारत है।
और भारत में लगभग 17.9 अराउंड 18% राउंड फिगर में कहें तो जनसंख्या पूरे विश्व की भारत में निवास करती है। सर इससे पिछले वाला भी सर स्लाइड दिखा दीजिएगा एक बार, क्योंकि वो नहीं दिखा दिया था। ये देखिए, इसमें हमने हमारे जो इंडिजीनियस पीपल्स ऑफ इंडिया है उनकी चर्चा की थी ना। अब हम धर्म की बात करें तो क्योंकि हमारे एकमात्र ऐसा देश है दुनिया का जहां सारे धर्म के लोग पाए जाते हैं। और अगर हम इनके प्रतिशतता की बात करें तो हिंदू 79.80%, मुस्लिम 14.23%, ईसाई 2.30%, सिख 1.72%, बौद्ध 0.70%, जैन 0.37%, और जो लोगों ने धर्म नहीं चुना सेंसेक्स में 2011 में वो है 0.24%, और अन्य धर्म भी 0.64% है, जिनमें यहूदी, पारसी, भाई, बौन, सामानिज्म, किरात मुंडम, अनिमिज्म इत्यादि मिला के होते हैं। तो हिंदुइज्म जैसा कि आप जानते हो कि जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आज SC, ST, OBC, BC और अनरिजर्व कास्ट में बटा हुआ है। और मुस्लिम को देखें तो अशराफ और पसमानदा के रूप में मुस्लिम दिखाई देते हैं भारत में। ईसाई में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट हैं। जैन में भी श्वेतांबरी और दिगंबरी 2 संप्रदाय बड़े प्रमुख हैं। तो ये चीजें हैं, आपको जानना है, क्योंकि हम जिस संस्कृति सभ्यता में जन्म लेते हैं उसके अलावा भी हमें पूरे भारतवर्ष को जानना ही चाहिए, सबके बारे में हमें समझना चाहिए। तो समझ में आ रहा है आपको? तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य सभी धर्म लगभग यहाँ पाए जाते हैं। इनमें से सर भारत में भी है बौद्ध और जैन, इन धर्मों का ओरिजिन भारत में ही हुआ है। और किरात मुंडम एक ट्राइबल्स रिलीजन है, वो भी भारत में ही जन्म लिया है, बाकी बाहर के रिलीजन्स हैं। आगे बढ़े? यस सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर, आगे अगर हम देखो भाषाओं की बात करें तो भाषाओं के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, क्योंकि भाषा एक बहुत बड़ा इश्यू है और हर आदमी को अपनी भाषा अच्छी लगती है और दूसरे की भाषा को कोशिश करता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और अमूमन हर बच्चा या हर बालक 2 से 3 भाषा यहाँ बोल रहा होता है। तो भारत में दुनिया में 18 प्रकार के भाषा परिवार हैं। उन भाषा परिवारों में से 4 भाषा परिवार हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार, तिब्बती बर्मी भाषा परिवार। एक्चुअली ये जो भाषा परिवार बनाते हैं तो कई सारी भाषाओं की एक जैसी विशेषताओं के आधार पर भाषा परिवार का निर्माण किया जाता है। तो इसके अलावा भी, इन चारों भाषा परिवारों के अलावा भी दुनिया की ऑलमोस्ट हर भाषा को पढ़ने लिखने और समझने वाले लोग हमारे भारत में विद्यमान हैं, क्योंकि एकेडमिक स्तर पर JNU, DU और शांति निकेतन है, एफलू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमारी मिथिला यूनिवर्सिटी का जो फॉरेन डिपार्टमेंट है। तो विभिन्न प्रकार की फॉरेन लैंग्वेजेस को हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। मुझे खुद सिंगली श्रीलंका लैंग्वेज और मंगोलियन 2 फॉरेन भाषाएं आती हैं। जो सिंगली जो है वो हमारे भारतीय भाषा परिवार की है और मंगोलियन जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक सोसाइटी मतलब लैंग्वेज फैमिली से मिलती है, ऑल्टेक लैंग्वेज फैमिली में आती है। तो भारतीय भाषा परिवार को अगर हम देखें, इंडो आर्यन जो लैंग्वेज फैमिली है उसमें जितनी भी हमारी भाषाएं ऑलमोस्ट देखिए, पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, ये प्राचीन काल की भाषाएं हैं और संस्कृत तो अभी भी जीवित है, पाली भी जीवित है अपने अवस्था में। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, कश्मीरी, मैथिली, भोजपुरी, नेपाली, मराठी, डोगरी, कुरमाली, नागपुरी, कोंकणी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असमी, खोरटा इत्यादि भाषाएं भारतीय भाषा परिवार में आती हैं। ये लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती भाषाएं होती हैं। इनकी बस स्क्रिप्ट थोड़ा बहुत चेंज हो जाती है, लेकिन लैंग्वेज लगभग एक जैसी रहती है। और द्रविड़ भाषा परिवार में देखें, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तुलु, गोंडी, कुडुक, ये भाषाएं, ये सारी भाषा परिवार एक है जो साउथ इंडियन की ऑलमोस्ट लैंग्वेजेस है। ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार में ये ट्राइबल्स लैंग्वेज है, संताली, हो, मुंडारी और खासी। और तिब्बती बर्मी भाषा परिवार, इसमें मणिपुरी, खासी, मिजो, आओ, मार, नागा, भोटी और नेपाल भाषा। तो इन भाषाओं में से ऑलमोस्ट आप लोग संस्कृत का नाम आपने सुना होगा, आपने हिंदी का नाम सुना होगा, उर्दू का नाम सुना होगा और आप लोग ऑलमोस्ट इनके शब्दावली को यूज करते भी हैं।
बंगाली भी आप थोड़ा बहुत बीच बीच में, क्योंकि यहाँ पास में है तो समझ ही लेते हैं, और एक नेपाली लैंग्वेज भी, क्योंकि हम बॉर्डर पर रह रहे हैं तो बॉर्डर पे भाषा को आप लोग जानने वाले हैं। अब देखिए दूसरा मैंने सर, एक पाली पॉइंट, कहाँ की लैंग्वेज है? कौन सी? पाली, पाली। हाँ, पाली जो है भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश है, भगवान बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में निहित है, और ये प्राचीन काल की भाषा थी और प्राचीन काल की राष्ट्र भाषा थी। सम्राट अशोक के जितने शिलालेख हैं सारे के सारे शिलालेख पाली में पाए जाते हैं। लिपियां बदलती हैं, खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमाइक, 3 स्क्रिप्ट चेंज होती हैं पूरे भारत में, ईरान से लेके और पूरा पूरा सुवर्ण देश तक, और ऊपर में कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक जितने भी भारतवर्ष की जो धरती थी सम्राट अशोक के जमाने में, उस समय पाली भाषा में ही सम्राट अशोक ने सारी राजाज्ञाएं लिखवाई थी। और भगवान बुद्ध के जितने भी प्रवचन है, उपदेश है, जिन्हें हम त्रिपिटक कहते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, वो सब भी पाली भाषा में ही मिलते हैं। प्राकृत भाषा में जैनियों के उपदेश और प्रवचन संकलित किए गए, भगवान महावीर स्वामी के और भी जितने उनके 24 तीर्थंकर हैं उनके सबके प्राकृत में संकलन है। और संस्कृत में आप लोग जब नाटक पढ़ते होंगे तो नाटकों में क्या होता है कि जो भी स्त्री पात्र या अधम पात्र होते हैं वो प्राकृत बोलते हैं, तो संस्कृत और प्राकृत एक साथ चलती है। और अपभ्रंश भाषा जो है वो लगभग 6वीं और 7वीं शताब्दी में भारत में विकसित हुई थी, और उसका विकास भी देखिए कि यहीं इसी बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन 3 इलाकों में हुआ था। जब पाल डायनेस्टी, तो भारत में जब लेटर फेज में बुद्धिज्म डेक्लाइन हुआ, सम्राट हर्षवर्धन अंतिम बड़े सम्राट थे, उनके बाद भारत जो है विभिन्न छोटे छोटे रियासतों में, छोटे छोटे राज्यों में बट चुका था। तो भारत जो एक हिस्सा था बिहार का, उस हिस्से पर उस समय पाल शासन कर रहे थे, राजा देवपाल, धर्मपाल इत्यादि राजा थे। तो उन्हीं के समय अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ, और उस समय 84 हुए थे, कन्नपा, लन्नपा, चन्नपा, चमरपा, धुमरपा, इस तरह से, और सहजपा, सरहपा। तो उन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखा, और आपको ताज्जुब भी होगा कि दरभंगा में उनमें से 2 सिद्ध थे, दरिपा और हरिपा। तो दरिपा के नाम पर ही दरभंगा इस तरह से पढ़ा है। तो ये एक बड़ा विषय है, जब कभी लैंग्वेज पर आप फोकस करके पढ़ेंगे, जो बच्चे लैंग्वेज वाले हैं वो जब इन चीजों को देखेंगे तो उनको इसकी गहराई पता लगेगी। ठीक है, तो मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, नेपाल भाषा और नेपाली ये 2 अलग अलग भाषाएं हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी तक नेपाल में नेपाल भाषा का प्रयोग होता था, और नेपाल भाषा जो है संस्कृत से बिल्कुल मिलती जुलती भाषा हुआ करती थी। उसके बाद में नेपाल में सत्ता परिवर्तन होता है, और नेपाली जो है भाषा एक नए रूप में वहां पर स्वीकार कर ली जाती है। तो ये 4 भाषा परिवार भारत में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। भाषा कितने हैं? 22 ना सर? हाँ, वो देखिए अब अगला पॉइंट इसी पे आ रहे हैं। अब हमारे जो संविधान में, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। तो आप इन आर्टिकल्स को भी याद रखें, अनुच्छेद 344(1) और 351। तो ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज देखिए, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संताली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। तो ये 22 भाषाएं भारत की ऑफिशियल भाषाएं कहने के लिए हैं। बाकी पूरा जो ऑफिशियल काम है हमारा हिंदी और अंग्रेजी में ही संपादित किया जाता है। तो देखिए हमारे बिहार की कितनी लैंग्वेज हो जाएंगी इसमें से, आप छांटिए बिहार की कौन कौन सी लैंग्वेज हो जाएंगी। हिंदी, संस्कृत, मैथिली। हिंदी, संस्कृत, मैथिली और नेपाली भी तो है। नेपाली हमारे बॉर्डर पर बोली जाती है ना, जनकपुर और इधर के जो नेपाल की लैंग्वेज हो जाती है ना, संस्कृत। हाँ, उर्दू सर, उर्दू भी सर। 4 भाषाएं 4 हो जाएगी सर। 4। चलिए तो आगे बढ़े। जी सर। हाँ सर। अब ये देखिए कि नेशनल फ्लैग देख रहे हैं ना, नेशनल फ्लैग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि बच्चों ने, आप लोगों ने? हाँ, तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां होती हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, उसके बीच में सफेद होता है और नीचे हरा रंग होता है। और इनके जो मीनिंग निर्धारित किए गए हैं वो ये आप ध्यान रखेंगे। केसरिया रंग त्याग और साहस का प्रतीक है,
सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग विकास व उर्वरता का प्रतीक है। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, इन रंगों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन रंगों का जो लेना देना है ये इस तरह से व्याख्या, और राधा कृष्ण जी ने इसकी व्याख्या की थी, इन शब्दों इन रंगों की व्याख्या की थी। और ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है हमेशा 3:2 ही रहेगा, और इनके बीच में सफेद पट्टी में एक नीले रंग का चक्र है, 24 हरे या 24 कीलियां होती हैं, जिसे हम धम्म चक्र संस्थापना का प्रतीक मानते हैं। तो धम्म चक्र संस्थापना क्या है, फिर आपके दिमाग में एक शब्द आएगा। तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर की थी, बोध गया में, और पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो सारनाथ में उनका जो पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को उन्होंने जो दिया था, इसे पंचभग्गीय भिक्खु कहते हैं, उस उपदेश को धम्मचक्र संस्थापना कहते हैं, और उसका जो प्रतीक है ये धम्मचक्र है। उस धम्मचक्र को हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थान मिला है। तो सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर, बाद में सम्राट अशोक भगवान बुद्ध से 300 साल बाद हुए, और उन्होंने कई सारे स्तूप, 84,000 स्तूप बनवाए थे। भगवान बुद्ध की 84,000 देशनाएं हैं, 84,000 देशनाओं पे 84,000 स्तूप पूरे भारत में उन्होंने बनाए थे। तो जगह जगह आपको एक अशोक स्तंभ मिलेगा जो हमारी राष्ट्रीय करेंसी पे भी है, तो उसके नीचे एक चक्र है, उस चक्र को ही यहाँ बनाया गया और यहाँ पे लिया गया है। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था, और इसका निर्माण, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था, ये याद रखिएगा। कौन थी सर? पिंगली वेंकैया, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज बनाया था, हमारे संविधान सभा में थे। तो ये आप लोग याद रखना, थोड़े थोड़े जो शब्दावली है ना, बाकी चीजें आप और भी मैं बताऊंगा कहाँ से आपको डिटेल से एनालिसिस करके पढ़ सकते हैं। और इस राष्ट्रीय ध्वज में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अनुशंसा पर अशोक चक्र अपनाया गया था। तो बाबा साहब ने कहा था कि आप इसमें बीच में अशोक चक्र को रखिए, तो पिंगली वेंकैया ने फिर अशोक चक्र को रखा, और इस तरह से हमारा जो चौरंगा, जिसे हम लोग तिरंगा कहते हैं, तिरंगा एक तरह से 3 रंग वाला होता है, परंतु वो शब्द भी रूढ़ार्थ अर्थ में है। अभी तो 4 रंग होते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, केसरिया, सफेद, हरा और नीला। तो कभी ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन आए तो वहाँ कंफ्यूज होके 3 पे टिक मत कराना, गलती कर देते हैं बहुत बच्चे इस चीज को। टाइप का क्वेश्चन सर? जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं, तो उसमें 3, 2, 4 वाले ऑप्शन। तो और आप ज्यादा अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो भारतीय झंडा संहिता 2002 है, जो वेबसाइट पर डला हुआ है, वहां जाके आप डिटेल से पढ़ेंगे कि झंडे को कैसे फहराना चाहिए। वैसे तो 3 ही कलर है ना, नहीं, नेशनल फ्लैग में 4 कलर है, ये याद रखना। देखो ना, एक चक्र का भाई, चक्र का चक्र तो रहता है, वो नीला है। हाँ, यही तो भूल जाते हैं। उसको कहाँ काउंट किया जाता है? अरे रंग जब पूछा जाता तब काउंट करेंगे जी सर। जब रंग पूछा जाएगा तब 4 रंग पे टिक करना है, वहीं गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि तिरंगा शब्द जो है वो पॉपुलर हो चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुन लो, मैं आपको समझाता हूँ, कंफ्यूजन दूर करता हूँ। साहस शब्द लेते हैं, साहस शब्द आज से 1-1.5 हजार साल पहले चोरी के अर्थ में यूज होता था। साहस हमारे धर्म शास्त्रों में साहस शब्द चोरी के लिए है। तो साहस पारुष्य, एक दंड के विधान किया गया है मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में। तो आज साहस शब्द ने अपना पुराना मीनिंग खो दिया ना, आज नया मीनिंग ग्रहण कर लिया साहस ने, करेज। तो वैसे ही तिरंगा जो शब्द है वो उसी रूढ़ अर्थ में चला आ रहा है, क्योंकि आजादी के समय तिरंगा शब्द यूज करते थे, उस समय 3 रंग होते थे, तो तिरंगा तिरंगा चलता आया। तिरंगे का मतलब 3 रंग जो शाब्दिक अर्थ ना लेके भावात्मक अर्थ लेना चाहिए कई जगह पे। ऑडियो म्यूट कीजिए ना। अरे म्यूट करो यार, हद है हो गई तुम लोग की। बेटा बंद कर दीजिए। अब आप ये देखिए, अभी बहुत अच्छा मैं आपको विषय पे अब लेके आने जा रहा हूँ। अभी तक तो आपने तथ्यात्मक चीजें देखी, जो केवल एक फैक्चुअल चीजें थी कि जिन्हें फैक्ट के हिसाब से पढ़ना था और देखना था।
और अब बात आती है संस्कृति की और विरासत की। तो ये फैक्ट पे काम नहीं हो सकता, ये ऐसा विषय है जिसे हम फैक्ट की जगह आपको भावों से समझना है कि वास्तव में संस्कृति होती क्या है। तो भारतीय संस्कृति, और ये मैंने तैयार किया है, ये मेरी पुस्तक है 2016 में निकली थी, मिलिंद पय्या में भारतीय संस्कृति। इसी के आधार पर इसमें बहुत अच्छे ढंग से पहला और दूसरा चैप्टर मैंने इंडियन कल्चर और कल्चर पर बताया कि कल्चर क्या होती है और फिर भारतीय कल्चर क्या है। तो जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में संस्कृति शब्द मिलता तो है, पर उस संदर्भों में संस्कृति शब्द नहीं मिलता जिन संदर्भों में आज के समय हम कल्चर की बात करते हैं। तो संपरिभ्याम करो तो भूषण, इस तरह से लगा के संस्कृति शब्द बनता है। तो संस्कृति शब्द हमने बाद में नए अर्थों में इस शब्द को गढ़ा, और इस शब्द का अगर हमें अर्थ लेना है तो इंग्लिश का जो कल्चर शब्द है उस शब्द पर जाना पड़ेगा। और कल्चर शब्द लैटिन भाषा के कल्टुरा से बना है, और कल्टुरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन अर्थात खेती का काम करना। तो आप लोग बहुत सारे खेती करते होंगे, जानते होंगे, तो बहुत सारे बच्चे किसान विशान होंगे। हाँ, तो सुनिए, तो जैसे किसान होता है ना, किसान अपने खेत में अच्छी तरह से जुताई करता है, बुवाई करता है, अवांछित घास को उसमें से हटा देता है और मुख्य फसल जो होती है उस फसल को अलग कर देता है। वैसे ही मानव के जो जीवनचर्या होती है, उस जीवनचर्या में भी विभिन्न गुण विद्यमान होते हैं, और उनमें जो कुछ आंतरिक गुण होते हैं, कुछ बाह्य गुण होते हैं। आंतरिक गुण जैसे राग, द्वेष, लोभ, मोह, बुरे इत्यादि बुरे विचार होते हैं, तो इनको हम साइड कर देते हैं। और इनको साइड कर देते हैं तो जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं, करुणा, मुदिता, मैत्री, सदाचरण इत्यादि को हम ग्रहण कर लेते हैं, और उसके अनुसार एक अच्छा जीवन का निर्माण होता है और अच्छे आदर्श समाज में पनपने लगते हैं। साथ ही जो कल्याणकारी भाव विचार है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार एक अच्छा व्यक्ति अच्छे किसान के समान होता है, और उसके विचार रूपी जो कार्य है किसान की अच्छी खेती के समान है, और व्यक्तियों के उच्च कल्याणकारी आदर्श ही, उच्च कल्याणकारी विचार ही, उच्च कल्याणकारी जीवन शैली ही जब समुदाय में उतरते हैं, जब समाज में उतरते हैं, तो वो संस्कृति का एक रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है ना। और संस्कृति जो होती है वो कभी भी किसी भी समाज में ऐसे बाह्य रूप से नहीं दिखाई देती है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छी ड्रेस में बैठे हुए होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि आप कोट पैंट पहन लिए तो ये आपकी संस्कृति है। तो सभ्यता का हिस्सा होता है, जो दिखाई दे रहा है ज्वलंत रूप में वो सभ्यता है। संस्कृति एक आंतरिक भावना है, एक मानसिक भावना है, एक मनोभाव है। तो संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र रूप का नाम है। संस्कृति के माध्यम से ही मानव जीवन के क्रियाकलाप, आहार व्यवहार, चिंतन मनन, आचार विचार, खान पान, नृत्य गायन, साहित्य कला, धर्म दर्शन इत्यादि विशिष्ट क्रियाओं का संचालन होता है। किसी देश की आध्यात्मिक, सामाजिक और मानसिक विभूति को उस देश की संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति का सदियों तक विकास होता रहता है और उसके बाद ही वह एक निश्चित रूप धारण करती है और वो एक संस्कृति के रूप में शुरुआत हो जाती है। तो थोड़ा बहुत बैठा आपके दिमाग में कि संस्कृति ओवरऑल मोटा मोटा क्या होता है? यस सर, यस सर। जी सर। अच्छा सर, सबसे पुराना भाषा कौन सा है? और संस्कार में कोई अंतर है क्या? हाँ, वो भी आएगा, अभी मैं बताऊंगा। धीरे धीरे ये सारे क्वेश्चन आएंगे, लास्ट में हम सारे क्वेश्चन एक साथ लेंगे, ठीक है ना। आप लिखते चलिए इन क्वेश्चनों को अपने पास में, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा इसमें। अब देखिए मतलब एक मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है कि हम ज्यादातर व्यक्तियों के पीछे भागने लग जाते हैं, और हमें व्यक्तियों के पीछे नहीं भागना होता है। व्यक्ति और गुण में से अगर हमें एक चुनना हो तो हम क्या चुनेंगे, बताओ? गुण चुनेंगे सर। गुण चुनेंगे सर। बिल्कुल राइट। अगर गुण और संस्कार में से हमें कुछ चुनना हो तो क्या चुनेंगे? संस्कार सर। जिसके में दोनों जरूरी है, जिसके में तो ऑलरेडी गुण होगा ही। गुण जिसमें संस्कार होगा तो गुण ऑलरेडी उसमें होगा ही। संस्कार और संस्कृति में से अगर हमें दो में से एक चुनना है तो अल्टीमेट क्या चुनेंगे? जिसको जो जरूरी है ले संस्कार नहीं, अब यही कंफ्यूज हो गए। अल्टीमेट जो होती है संस्कृति होती है। देखो
इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को छोड़ के गुण को छोड़ के संस्कार और संस्कार को छोड़ के संस्कृति, क्योंकि संस्कृति संस्कार को जन्म देती है ना। संस्कृति संस्कार को जन्म देती है, संस्कार गुणों को जन्म देता है, गुण व्यक्ति को अच्छा बनाते हैं। ये प्रोसेस चल रही होती है। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज है। आगे और जैसे कि आप बड़ी क्लासों में जाओगे, जब खुद के अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आती है ना चीजें, तब हम समझ पाते हैं इसको। और आपको अगर गहराई से पढ़ना है तो रामधारी सिंह दिनकर की एक किताब है संस्कृति के 4 अध्याय। आप लोग नोट कर लीजिए इस किताब को, और इस किताब को खरीद लीजिएगा। ये तो वैसे भी ऑनलाइन भी मिल जाएगी। रामधारी सिंह दिनकर जी की किताब है संस्कृति के 4 अध्याय। कौन सी बुक सर? संस्कृति के 4 अध्याय। सर संस्कृति का लिटरल मीनिंग क्या होता है? क्या हुआ? अरे भाई माइक ऑफ करो ना। संस्कृति का लिटरल मीनिंग क्या होता है? पूछिएगा अभी, जैसे ना क्वेश्चनों को आप रखते चलिएगा, लास्ट में हम एक साथ में क्वेश्चन सारे पुटअप करेंगे। अब देखिए भारतीय संस्कृति और विरासत। तो भारतीय संतानों की विविधताओं ने भारत देश में वैविध्यपूर्ण अद्वितीय संस्कृति की संरचना को जन्म दिया है। भौगोलिक बनावट, जलवायु, जनसंख्या, प्रजाति, धर्म, इतिहास, राजनीति, भाषा, संस्कृति एवं समाज व्यवस्था की दृष्टि से भारत में अनेक विषमताओं के विद्यमान होती हुए भी यहाँ के लोगों में एक परस्पर एकता के दर्शन होते हैं। जैसे हम भारत की बात करते हैं, इंडिया फर्स्ट, तो हम सब लोग इंडिया हो जाते हैं, है ना। सारे लोग इंडियंस बन जाते हैं। वहां आपकी सारी कास्ट, क्लास, रिलीजन, जितनी भी आइडेंटिटी है, जो छोटी छोटी आपकी आइडेंटिटी है, वो सब खत्म हो जाती है। तब आप रियल में भारतीय हो जाते हैं। और भारतीय संस्कृति का सीधा अर्थ भारत से संबंध रखने वाली संस्कृति से है। जब वैश्विक धरातल पर विभिन्न मानव सभ्यताएं जन्म ले रही थीं, तब भारत देश में एक उच्च स्तरीय आदर्शों से लिपटी हुई जो संस्कृति अपना परचम लहरा रही थी। वैदिक युग से भी पूर्व ही ये भारतीय संस्कृति विश्व के साथ व्यापार वाणिज्य से जुड़ चुकी थी। आप लोगों ने मूवीज देखी होंगी, जो मम्मी वगैरह की मूवीज देखते हैं, और म्यूजियम वगैरह की 2-3 मूवी हैं, जो वेस्ट वाली मूवी है, आप लोग देखोगे उनमें। तो ऐसी संस्कृतियों के साथ में हम आज से 3000-4000 साल पहले व्यापार करते थे। और उस जमाने में यहाँ से रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र और यहाँ से मोती, मनकों का व्यापार हम मिस्र के साथ किया करते थे। तो देखिए कितना हम रिच थे उस जमाने में। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, चन्नूदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा इत्यादि विभिन्न बड़े बड़े शहर हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, जो अब तक के हमारे पास मतलब अवशेष मिलते हैं, पुरातात्विक एविडेंस उन चीजों के मिलते हैं। और इसी संस्कृति ने परवर्ती काल में धम्म प्रचार के माध्यम से महाकरुणा तथा अत्यदीपोभव के सिद्धांतों को विश्व विस्तृत किया। भारतीय संस्कृति का विकास एक सतत प्रक्रिया के प्रवाह स्वरूप हुआ है। भारतीय संस्कृति का प्रवाह मानवीय अतीत के प्रश्नों की एक लंबी पुस्तक है, जिसमें मानव पाषाण युग, लोह युग, धातु युग तथा कृषि युग से विचरण करते हुए आधुनिक विज्ञान युग में पहुंचा है। तो कितना सफर हमने तय किया है, कई लाख वर्ष तय करते हुए, कई हजार वर्ष तय करते हुए हम आज यहां तक पहुंचे हैं, जब बैठ के हम भारत और भारत की संस्कृति पर बातचीत कर रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति की अगर हम कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करें, देखो अपने अपने धर्म और अपनी अपनी जो छोटी छोटी संस्कृतियां हैं, सब संस्कृतियां, उनकी अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं, परंतु ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें हम हर धर्म, हर दर्शन में खोज सकते हैं। जैसे अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी जो है, अध्यात्म भारत की जो पुरानी तीनों परंपराएं हैं, जैन, बौद्ध और हिंदुइज्म, तीनों परंपराओं में है। और जितना भी बाहर से कोई भी धर्म आया, उसने भारत की अध्यात्म परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाया। उसने उसको ज्यादा छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की, उसने उसके रूप को स्वीकार कर लिया, तो वो भारतीय हो गया। तो शुरुआत में आपने देखा होगा कि यूनानी भारत पे आक्रमण किए, सिकंदर सक्सेस, थोड़ा बहुत सक्सेस हुआ, बाद में नहीं हुआ। सिकंदर के बाद में डेमेट्रियस के आक्रमण हुए, उसके बाद भी कई आक्रमण हुए, और अल्टीमेटली मिनांडर ने भारत में अपनी सत्ता काबिज की। और भारत में जब वो आया तो वो भारतीय धर्म, उस समय बौद्ध धर्म बहुत एमिनेंट रिलीजन था, बौद्ध धर्म की शरण में चला गया। मध्य एशिया से एक जाति आई थी, कुषाण जाति मध्य एशिया से आई थी, और भारत का पश्चिमोत्तर भारत जो अफगानिस्तान से लेके
और मथुरा तक का इलाका था, यहाँ पे शासन कर रहे थे वो लोग। उन लोगों ने भी अपने आप को स्थायित्व के लिए भारत के ही धर्म, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो ऐसे, और उसके बाद भी आप लोग देखोगे कि बहुत सारे और भी रिलीजन आए। तो इस्लाम में भी जब अकबर की बात करते हैं तो दीन अलाही करके एक धर्म की उन्होंने स्थापना की थी। हालांकि उस धर्म को किसी ने स्वीकार नहीं किया था, परंतु एक अच्छा विचार जो सुलह कुल का विचार था, जिसमें सब लोग रहे, सभी दर्शनों का एक समन्वित स्वरूप हो, उस तरह की भावना भी उन्होंने विकसित की थी। तो अध्यात्म भारतीय संस्कृति का सर्वांगीण, क्या कहते हैं, सर्वगुण संपन्न, जिसे हम यहाँ पहली उंगली से स्टार्ट करेंगे गिनना, यहाँ से आरंभ होता है जब भारतीय संस्कृति की अध्यात्म। दूसरा है मानववाद, क्योंकि कोई भी संस्कृति और सभ्यता का जो केंद्र है वो मानव होता है। मानव से इतर तो सभ्यता और संस्कृति का कोई मायने ही नहीं रखते हैं। तो भारत में मानव के इर्द गिर्द ही सारी चीजें हैं। और दूसरा, अगर मानववाद का मतलब ये नहीं है कि वी आर दी सुपर पावर, द ह्यूमन इज द सुपर पावर, मनुष्य ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। हम जो है पारिस्थितिकी का एक हिस्सा है। वी बिलीव इन इकोइस्टिक, वी डोंट बिलीव इन इगोइस्टिक। हम इगोइस्टिक नहीं है, हम इकोइस्टिक हैं। हम इकोसिस्टम में विश्वास करते हैं। तो हम एक प्रकृति का हिस्सा मात्र है, प्रकृति का केंद्र हम नहीं है। तो मानववाद का जो व्याख्या वेस्ट ने की, अलग ढंग से की, ईस्ट ने, जो हमारा एरिया है, हमारा भारतवर्ष है, हमने मानववाद की व्याख्या मनुष्य को प्रकृति के केंद्र में रख के की, ना कि मनुष्य को ही प्रकृति का केंद्र माना। प्रकृति का एक हिस्सा है मनुष्य, केंद्र नहीं है। तो ये मानववाद थोड़ा उनसे हमारा डिफरेंट है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, तो भारत में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, आप गीता भी पढ़े होंगे, श्रीमद् भगवत गीता देखी होगी, अगर आपने धम्मपद पढ़ा हो, बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़े हो, जैन टेक्स्ट पढ़े हो, तो तीनों ही धर्मों में कर्म और पुनर्जन्म वो कहीं भी कंदमूल खा लिया, किसी गुफा में जाके रह लिए, नदी में से पानी पी लिया। तो ये एकदम सरल लाइफ जो होता है ना था, तो उस तरह का जीवन यापन हमारे ऋषियों और मुनियों का जीवन यापन, हमारे जो भिक्षुओं का जीवन यापन है, वो आज भी हमें दिखाई देता है। और आज भी हमारे यहाँ जो शीलाचरण है, सदाचार है, जो होता है ना कि देखो कितने बड़े एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं, बाकी कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आदमी जैसे ही नैतिक रूप से पतित होता है उसकी इमेज अलग बन जाती है, उस व्यक्ति का कभी सम्मान नहीं होता है समाज में। कितना भी पैसा वाला हो, कितना भी कुछ हो, एक बार यदि कोई सील से पतित हुआ, चरित्र से हीन हुआ, उस व्यक्ति का आज भी समाज जो है स्वीकार नहीं करता है। तो ये विशेषता हमारी संस्कृति से हमें मिली है। अहिंसा की भावना, भारत कभी भी पहले से किसी देश पर आक्रमण नहीं करता, और ये शुरू से भारत की भावना रही है, ठीक है ना। हमने कभी भी युद्ध नहीं किए, हमने युद्ध के स्थान पर हमेशा शांति और प्रेम को चुना है। ना ही वैरे न वैरानी समन्तीत कुदाचनंग वैरे न संबंती स धम्मो सनातनो। धम्म सनातन एक ऐसा धर्म जो वैर को वैर से नहीं, हम वैर को प्रेम से मिटाते हैं। सम्राट अशोक ने युद्ध नहीं लड़े थे पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंत्योक से लेके चीन, यूनान, श्रीलंका और मध्य एशिया तक अपने उन्होंने धम्मदूत भेजे थे। उन देशों में उन्होंने हॉस्पिटल्स खुलवाए थे, पशुओं के हॉस्पिटल खुलवाए, मनुष्यों के हॉस्पिटल खुलवाए, जगह जगह ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले, भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्यों की बात करने वाले धम्म महामात्र पदों की सृष्टि की थी उन्होंने, और लोगों को इधर उधर भेजा था कि जाके भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान है, परंपरा है, वो सब जगह पर विकसित हो सके। तो ये भारतीय संस्कृति का एक गुण है। दान और त्याग की भावना, विश्व कल्याण उन्मुखी भावना, सामान्य उन्मुखी भावना। तो हम तो सबका कल्याण चाहते हैं। हमारे यहाँ तो परंपरा ही, अगर हम वेद का ही लाइन देख लें, संगच्छद्दम संबद्धम संभो मनांसि जानताम, कि साथ साथ चले, साथ साथ बोले और हम सबके मन एक जैसे हो जाए। तो ये सर्वे भवन्तु सुखिना संतु सर्वे निरामया की कल्चर है हमारी। और बुद्धिज्म की लाइन देखिए, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सारी सत्ता सुखी रहे, समस्त संसार सुखी रहे। और हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमारा जब इंडियन कल्चर के आइडियलिज्म की बात आती है तो हमारे पास में हम यूनिवर्सल फैमिली की बात करते हैं, जिसमें सारे लोग एक परिवार बन जाते हैं, एक नीड बन जाते हैं।
तो ये इंडियन कल्चर की बहुत बड़ी विशेषताओं में से कुछ प्रमुख विशेषताएं मैंने आपके सामने रखी हैं। और अगर हम भारतीय संस्कृति के प्रवाह को देखें, इसके एक स्वरूप को निर्धारित करने की कोशिश करें कि ये तो आरंभिक सूत्र हमें पाषाण काल में, लौह पाषाण काल में ही खोजने पड़ते हैं, जब चाक का आविष्कार हुआ होगा, है ना, जब आग का आविष्कार हुआ होगा, दो पत्थरों के घर्षण से आग लगी होगी या लकड़ी के घर्षण से आग लगी होगी। जस्ट इमेजिन करो, अपने दिमाग को एक जगह स्थिर करो और बैठो और माइंड में तुम उन चीजों की कल्पना करो कि जब व्यक्ति ने पहली बार चाक बनाया होगा, उस चाक से उसके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा होगा, उस चाक ने उनके जीवन को कहां तक प्रेरित कर दिया होगा। तो पता लगेगा, आप उस भावना से भावित हो जाओगे। तो वहीं से हमें आरंभिक सूत्रों को ट्रेस करना होता है। और अभी मैं बताऊंगा, उसके भी बहुत सारे हमारे पास में मतलब जगह है जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में सुरक्षित की हैं। तो आरंभिक काल में भारतीय संस्कृति, जब हमें उसके बाद में थोड़ा थोड़ा उल्लेख मिलना शुरुआत होता है, गुफाएं भी मिलना स्टार्ट होती हैं, गुफाओं में कुछ कुछ पेंटिंग्स वगैरह मिलना, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, हड़प्पा काल से भी पहले की गुफाएं हैं। और बाद में हम सिंधु घाटी सभ्यता में आ जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता तो एक बहुत बेहतरीन सभ्यता थी, मतलब अपने जमाने की एक क्या कहते हैं उच्च आदर्श में संस्कृति के रूप में विद्यमान थी, जिसका बिजनेस और व्यापार जो था पूरी दुनिया के साथ में होता था, विशेषकर मिस्र के साथ में। जो मिस्र की जो मम्मी वम्मी की सभ्यता थी, जो प्राचीन फरोहा की सभ्यता थी, आधुनिक मिस्र नहीं, प्राचीन मिस्र बहुत सुंदर था, दुनिया का सबसे आगे वाला शहर हुआ करता था, अग्रिम पंक्ति के शहरों में उनकी गणना होती थी। आज तो पूरी तरह से डेक्लाइन को प्राप्त कर गया वो मिस्र। तो हड़प्पा की सभ्यता भी हमने देखी। उसके बाद में वैदिक युग आता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद जितने भी हैं, उन वेदों में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो वो सारी चीज भी भारत में रहता है। तकरीबन 1500 सालों तक बौद्ध काल रहता है। विभिन्न राजा होते हैं जो बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं और भारत में से बुद्धिज्म पूरी दुनिया में जाता है। तो अगर हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें, लगभग आज से 2600 साल पहले, तो होल इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 16 महाजनपदास एंड 10 रिपब्लिकन्स। 10 गणराज्य और 16 महाजनपदों में पूरा भारत उस समय विभाजित था। और 16, देखो ये मैप में देख रहे हैं ना महाजनपद, आप लोग देखिए, अंग, मगध, काशी, कौशल, भज्जी, मल्ल, चेदी, मत्स्य, कुरु, पांचाल, अवंती, गांधार, अस्मक, कंबोज, ये 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपदों में और 10 गणराज्य थे, सुनसुमारगिरी, वैशाली, विदेह गणराज्य, पावा, मल्ल इत्यादि करके, रामगीर इत्यादि, ये जो ना गणराज्य थे। तो आज मैं यहाँ और आप, हम लोग बैठे हुए हैं सारे लोग जो दरभंगा में, तो दरभंगा उस समय विदेह गणराज्य का हिस्सा हुआ करता था। तो विदेह गणराज्य की राजधानी मिथिला थी। तो सर्वप्रथम उल्लेख हमें पाली साहित्य में एक ब्रह्मायु सूक्त है, वहां पर हमें विदेह गणराज्य के उल्लेख मिलते हैं। और मैं जैसे राजस्थान से हूं, मैं मत्स्य महाजनपद का निवासी था उस जमाने में। तो देखिए किस तरह से संस्कृतियां आगे पीछे घूम फिर के आ रही हैं। तो ये पूरा का पूरा भारत है, अफगानिस्तान तक का इलाका आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जो कर्सर जा रहा है, कंबोज और गांधार। और इधर ये जो है आपका अंग और चंपानगरी जो है। तो ये बहुत बड़ा विशाल भारत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था, भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था उस समय। क्योंकि उस समय का हमें जो पाली साहित्य की बात हो रही थी, वो पाली साहित्य उसी समय पाली भारत की राजभाषा थी, पूरे भारत में पाली भाषा बोली जाती थी। अगला देखते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं विरासत। तो प्रकृति द्वारा निर्मित अद्वितीय परितंत्र और मानव द्वारा कला कौशल से समन्वित सांस्कृतिक तत्वों के रूप में सृजन विरासत कहलाता है। ये पॉइंट कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए इस पंक्ति को। प्रकृति द्वारा निर्मित अद्वितीय परितंत्र और मानव द्वारा कला कौशल से समन्वित सांस्कृतिक तत्वों के रूप में सृजन विरासत कहलाता है। और विरासत प्राकृतिक एवं मानव निर्मित धरोहर होती है, जिनका संरक्षण विश्व स्तर पर यूनेस्को द्वारा तथा भारत में सरकारों द्वारा किया जा रहा है। तो बगल में आप ये मूर्ति देख रहे हैं ना, दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, ये दिख रहे हैं।
ये हमारे मिथिला की मूर्ति है, बताइए कहाँ पर दिखाई देती है? आप लोग बहुत सारे लोग म्यूजियम गए होंगे, 2 म्यूजियम है, दोनों म्यूजियम में से कहाँ की है ये? ओल्ड म्यूजियम लक्ष्मेश्वर सिंह लाइब्रेरी के। हाँ हाँ बिल्कुल सही, तो है ना, महाराजाधिराज लक्ष्मेश्वर जो संग्रहालय है वहां पर एंट्रेंस के जस्ट पास में ये मूर्ति रखी हुई है। और ये मूर्ति 6ठी शताब्दी अराउंड 2nd सेंचुरी से 4th सेंचुरी एडी की है। सर ये किसकी मूर्ति है? ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, भूमि स्पर्श मुद्रा में, ना भूमि स्पर्श मुद्रा में इस तरह से बैठे हुए हैं। इनका सिर और ये मधुबनी से प्राप्त हुई है। मधुबनी का कोई जरहटिया गांव है ना, जरहटिया गांव जो उगना महादेव मंदिर है, उगना महादेव मंदिर के जस्ट पास में ये गांव है जरहटिया, वहां से ये प्राप्त हुई है मूर्ति। यस सर। हाँ। तो आप लोग देखें कि आपके पास सांस्कृतिक धरोहर है, बस आपको ये त्यागना है कि ये मेरा है, ये पराया नहीं है, ये हम सब का है, ये हमारी साझी विरासत है। इसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट कल्चर। ये सब कुछ हमारा है और इसका उद्धार करना, इसका पुनः विकास करना, पुनः प्रचार करना सब हमारा कर्तव्य है। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है सर क्लास करके। चलो तो फिर अब हमें ना अब कुछ धरोहरों की बात करते हैं। जो हमारी जो विरासत है, उन विरासतों को हमने 3 भागों में बांट लिया। सांस्कृतिक विरासत भी 2 भागों में मूर्त और अमूर्त होती है, प्राकृतिक और डिजिटल। तो चलो देखते हैं भारत में कौन कौन सी सांस्कृतिक विरासत है, कौन कौन सी प्राकृतिक विरासत है जो यूनेस्को ने, वैसे तो हमारे पास बहुत है, परंतु उसमें से यूनेस्को ने जिनको संरक्षित किया है उनमें से अगर हम बात करें तो यूनेस्को सूची में अब तक 52 विरासतें सम्मिलित की जा चुकी हैं। 8 जिनमें से प्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब जो ऑटोमेटिक डेवलप हुई है, उनको किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वतः प्रकृति से निर्मित हो गई। बाद में फिर तो सरकारों ने बस बाउंड्री करके और उनका उद्धार किया और उनमें टिकट विकेट लगा के काजीरंगा कभी गए होंगे तो गैंडे वाला जो गैंडा होता है काजीरंगा, उसी के लिए फेमस है, रेनोसर्स के लिए। और दूसरा है मनस, और तीसरा देखिए केवलादेव राजस्थान में। भरतपुर से रहने वाला हूँ राजस्थान में, और तो केवलादेव हमारे यहाँ पर है। कभी आइएगा, हमारे घर से जस्ट 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है केवलादेव, आपको घुमाने लेके चलेंगे। ये जो बगल में आप कोरोना टाइम में जाए, ये आप बगल में इमेज देख रहे हो ना, मनस क्या है? हाँ, ये इमेज जो है सारस पक्षी की है और केवलादेव इनके लिए ही जाना जाता है। ये सारस पक्षी ट्रांस साइबेरिया से, रूस के ऊपर का हिस्सा जो -60 और -70 का टेम्परेचर रहता है, -60 और 70 का टेम्परेचर, आप लोग जीवित नहीं रह पाओगे उस टेम्परेचर में। वहां से ये पक्षी माइग्रेट होकर भारत पर पहुंचते हैं। सर मनस क्या है? क्या मनस और काजीरंगा क्या है? मनस असम में है, ये भी मनस है। आप गूगल पर डालेंगे ना ये सारी चीजें खुल जाएंगी। ये वो इसी तरह से ये अभ्यारण्य है जो होता है ना सेंचुरी। काजीरंगा क्या है सर? काजीरंगा काजीरंगा जैसे ये सब वन्य जीव अभ्यारण्य के तहत है। वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये सब पशु पक्षियों की हिफाजत के लिए। अच्छा। तो अब देखिए -60 के टेम्परेचर से केवला ये और नंदा देवी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उत्तराखंड में बहुत सारे घूमने भी गए होंगे। जी नंदा देवी सुने। इतनी सुंदर जगह है, अपने आप में बहुत ही सुंदर है, ऐसा लगता है कि प्रकृति का स्वर्ग है वो। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन पर एक मूवी भी बनी हुई है, आप लोग उसको देखेंगे। हाँ। और पश्चिमी घाट केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन 4 स्टेट में उस पूरे इलाके को, पश्चिमी घाट को भी यूनेस्को ने धरोहर के रूप में माना है। और ग्रेट हिमालयन, हिमाचल प्रदेश वाला जो हिमालय है, वो एक कुजूर पक्षी है, विशेषकर कुजूर पक्षी। और हमारे यहाँ पर जब हम थोड़ा सा और डिटेल में पाली और संस्कृत साहित्य पढ़ते हैं तो सम्राट अशोक के बेटे का नाम कुणाल था। कुणाल पक्षी यहीं पाया जाता था, पता है ना। कुणाल की आंखें जो है ना, उस पक्षी की आंखें दुनिया की सबसे बेहतरीन आंखें होती हैं, मतलब ऐश्वर्य राय से भी बेहतरीन आंखें हैं उसकी।
तो उस कुणाल पक्षी के नाम पे उनका नाम कुणाल रखा गया और कुणाल को आधार बना के संस्कृत में ग्रंथ लिखा गया कुणाला अवधान। कौन सा ग्रंथ लिखा गया? कुणाला अवधान। और कुणाला अवधान ग्रंथ का संपादन और प्रकाशन हमारा जो मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट है कबड़ा घाट वाला, उस कबड़ा घाट से वो ग्रंथ छपा हुआ है। तो कभी आप उस ग्रंथ को पढ़ सकते हो वहां से जाके। और सिक्किम का कंचनजंगा जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, तो ये बहुत सुंदर जगह है। कभी भी आपको जैसे ना टाइम मिले, जब लॉकडाउन खुले, नॉर्मल डेज हो, तो आप लोग जाइए इन जगहों पर और घूमिए ना। राहुल सांकृत्यायन क्या कहते थे? था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो घूमने से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं अपेक्षाकृत पढ़ने की। आप पढ़ते हो चीजों को, उतना पास में जाके देखोगे तो प्रकृति का आप हिस्सा बनने लग जाओगे। आगे चले? यस सर। अब देखिए सांस्कृतिक विरासत, मूर्त रूप की जो विरासत है, 32 विरासत है भारत में। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, और ये बगल में जो ऊपर वाला पोस्टर आप वो चित्र देख रहे हैं, ये अजंता की गुफाओं का चित्र है। अब जस्ट उस जमाने में, आज से 2200-2300 साल पहले, गुफाएं इस तरह से पहले ऊपर की गुफा बनाई जाती थी, फिर नीचे बनाया जाता था, ऊपर से नीचे की ओर गुफाओं को काट के बनाया जाता था, पहाड़ को काट काट के गुफाएं बनाई गई। सर अजंता की गुफाएं थी, ये प्राकृतिक बना हुआ नहीं था, ये बनाया हुआ है, ये बने हुए बनाए नहीं। ये सारी चीजें सांस्कृतिक विरासत मूर्त रूप में, ये प्राकृतिक नहीं है, ये मनुष्यों ने बनाई है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने इनको बनाया था। तो आप देखिए कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भी सांस्कृतिक विरासत में आती हैं। ताजमहल जानते ही हैं आप लोग, आगरा का किला, कोणार्क का सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम का स्मारक समूह, कांचीपुरम में जो महाबलीपुरम, तीनों में ही भगवान बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे चित्र और वो मिलेंगे आपको। ये बौद्ध भिक्षुओं ने ही इन गुफाओं का निर्माण किया था। और ये नीचे देखिए सांची का बौद्ध स्तूप, ये जो स्तूप दिखाई दे रहा है आपको नीचे, ये सम्राट अशोक ने ही बनवाया था। सांची का बौद्ध स्तूप है। तो ये स्तूप भी, क्योंकि हमारे जो उस समय पता है ना बिहार का नाम क्या होता था सम्राट अशोक के जमाने में? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तो राजधानी थी। मगध, कुशनपुर। हाँ सर, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। मगध जो कभी भारत था, मगध ने अपनी जो सीमाएं, आज के भारत के पास भी इतनी सीमाएं नहीं है जितनी मगध के समय में थी। तो सम्राट अशोक ने ही ये सांची का स्तूप बनवाया था यहाँ पे जाके सांची में, क्योंकि सांची के पास में ही एक जगह है विदिशा, और विदिशा की सम्राट अशोक की पत्नी थी देवी। क्या हुआ? सांची का स्तूप तो राजगीर में भी है ना, बिहार में? हाँ स्तूप है, स्तूप तो बहुत है, बहुत 84,000 स्तूप है ना, बताया था ना मैंने शुरुआत में। पीछे में बताया था 84,000 स्तूप 24 जगहों पर, क्या बोलते हैं? चलिए हाँ सर, कुसुमपुर भी तो पटना को ही बोला जाता था ना? बेटा कुसुमपुर जो नाम है ना, संस्कृत ग्रंथों में नाम मिलता है लिखा हुआ, परंतु कुसुमपुर कभी फेमस नाम नहीं हुआ। पॉपुलर जो नाम रहा है मगध रहा है। थैंक यू सर। ठीक है ना, चलिए। सर कुशीनगर कहाँ पड़ता है, जहाँ बुद्ध का? हाँ, कुशीनगर यूपी में है, गोरखपुर के पास में है, जहाँ पे भगवान बुद्ध का निर्माण हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार एवं अन्य स्मारक, कुतुब मीनार के आसपास के जितने भी स्मारक है वो सारी चीजें, और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, उसको भी इन्होंने सांस्कृतिक विरासत के रूप में रखा है। देखो, और ये बहुत सुंदर है दार्जिलिंग हिमालय। जब आप लोग जाओगे ना, आप खुद ही कहोगे कि कहाँ आ गए हम। अंग्रेजों ने इसकी विशेषता क्या है? नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु, ये बहुत सुंदर है। जब आप पहाड़ों के बीच में से, चाय के बागानों में से होते हुए आपकी ट्रेन गुजरती है, छोटी छोटी ट्रेन होती है, वो आप खुद ही देखकर उनका ताज्जुब करोगे। ऐसा ना फिल्म जैसे, फिल्मी स्टाइल जैसा आपको लगेगा, मूवी जैसा आपको सीन फील होना शुरुआत हो जाएगा। कालका शिमला रेलवे, यहाँ तो शायद बहुत सारे बच्चे गए भी हों। नहीं गए तो जाओ, चलो आगे जाना जब टाइम मिले। यस सर, गए। अभी जीवन बहुत लंबा है, इनमें से सारी जगह तो 10 से 20 जगह घूमना है आपको। सर गए।
बिल्कुल, बहुत अच्छा। अभी देखो महाबोधि महाविहार परिसर बोध गया बिहार, ये हमारे बिहार की जगह आ गई। दिखाई दे रहा है बगल में महाबोधि टेम्पल? जी सर। यस सर। यहाँ भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी और यहीं उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ बुद्ध बने थे यहीं पर, ठीक है ना, बोध गया में ही सिद्धार्थ बुद्ध बने थे, इसीलिए इसको महाबोधि महाविहार बोलते हैं। और इसके बाद भीमबेटका गुफाएं, जो मैं कह रहा था ना, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की भीमबेटका गुफाएं हैं, एमपी में है। उसके बाद चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान गुजरात में, छत्रपति शिवाजी विक्टोरिया टर्मिनल जो महाराष्ट्र में, तो मूवीज में भी देख लेते होंगे आप लोग, दिखा देते हैं। दिल्ली का लाल किला, राजस्थान के जयपुर का जंतर मंतर, और राजस्थान के जो किले हैं आमेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, गागौर, कुंभलगढ़, रणथंभौर, इन सारे दुर्गों को भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर माना है। रानी की बावड़ी पाटन गुजरात में, और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ ये भी, और कंचनजंगा पार्क सिक्किम में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बिहार में एक और है, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर। तो नालंदा के जितने भी रूइंस हैं उन सबको भी इसमें सम्मिलित किया गया विश्व धरोहर के रूप में। नालंदा समझ में आता है, नालंदा क्या था? नालंदा यूनिवर्सिटी था, जब विक्रमशिला तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। नालंदा का मतलब देखो, नालम और है, बच्चों सुनो गौर से। नालंदा, द वर्ड नालंदा डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स नालम प्लस दा। नालम का मतलब होता है कमल, और दा का मतलब होता है देने वाला, और कमल बौद्ध धर्म में प्रतीक होता है ज्ञान का। तो ज्ञान देने वाला नालंदा, देखिए कितना सुंदर नाम है ना। यस सर। अर्थात ज्ञानम, ज्ञानम दीयते यस्य नालम का क्या बोले, देने वाला ना। नालम का मतलब हो गया कमल, कमल में प्रतीक है ज्ञान का, और दा का मतलब होता है देने वाला, तो ज्ञान देने वाला। कितनी सुंदर लाइब्रेरी थी, 7 मंजिल की लाइब्रेरी थी इसकी, 7 अलग अलग लाइब्रेरीज। एवरी एंट्रेंस गेट, इसके 7 गेट थे, 7 गेटों पे एक बड़ा बड़ा जो भिक्खू होता था, बड़ा जो प्रोफेसर होता था, वो बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम लेता चला जाता था। 3000 प्रोफेसर और 10,000 स्टूडेंट एक साथ में रह के यहाँ पे पढ़ाई करते थे। जी सर, नालंदा विश्वविद्यालय में। अभी भी तो है ही नहीं है सर, स्टार्ट क्यों नहीं होता है? दिंगनाग इत्यादि बड़े बड़े स्कॉलर यहाँ से निकले थे। और नालंदा ही भ्रमण करने के लिए कौन कौन पढ़ने के लिए आए थे? वैनसांग, वांगचाई, इत्सिंग, ली, हायान, वेचो इत्यादि विभिन्न विद्वान भी यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, जिनमें वैनसांग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विख्यात रहा। जी सर। इसकी चर्चा हम कल वाले में करेंगे, जब हम ग्रेट थिंकर्स पर बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमारी नालंदा की जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है। और एक और है अहमदाबाद शहर, पूरे अहमदाबाद शहर को भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर मान लिया है। अब बात करें अमूर्त की सांस्कृतिक विरासत है, ये तो हो गई मूर्त जो दिखाई देती है, ठीक है ना। अब कुछ ऐसी विरासत भी है जो दिखाई नहीं देती, तो ये 12 हैं। इनमें देखिए वैदिक मंत्रोच्चार, जो वैदिक पद पाठ होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा, जब 7-8 ब्राह्मण से इकट्ठे होकर एक साथ बोलते हैं ओम गगनी मेले प्रोहितम, इस तरह से जो उच्चारण होता है। हाँ सर जी। तो इस उच्चार को भी सांस्कृतिक विरासत माना गया है। रामलीला मंचन, आपके यहाँ रामलीला मंचन होता था पहले? जी सर। तो ये पूरे भारत में रामलीला का मंचन होता था। आपको जान के ताज्जुब होगा, अभी भी कहीं पूरी दुनिया में 308 प्रकार की रामायण पाई जाती है। 308 रामायण। जी, जैसे कि श्रीलंका का अलग हो जाता है। हाँ सर, इंडोनेशिया में आज भी होते हैं ना सर? इंडोनेशिया में आज भी होती है, और मैंने लाइव देखी है, इंडोनेशिया में गया हुआ हूँ। जी सर। और अब देखो कुट्टेट्टम संस्कृत थिएटर केरला, ये बहुत सुंदर होता है, जो ऐसे ऐसे करके बड़ा सा चेहरा बना के एक जो नीला हरा पीला सा रंग लेते हैं और बहुत सा वो मुकुट सा लगा के ऐसे ऐसे डांस करते हैं, वो कुट्टेट्टम संस्कृत थिएटर है। और गढ़वाल हिमालय का सम्मान थिएटर, गढ़वाली एक अलग अलग पूरा गढ़वाल चलता है, उत्तराखंड वाला जो गढ़वाली इलाका है वहां का थिएटर को भी इन्होंने धरोहर मान लिया है। नवरोज पर्व पारसी, पारसियों का एक त्योहार होता है नौरोज,
तो वो त्योहार भी नेवारी या सर, नेवारी जिसको नहीं बोलते नहीं हैं। नहीं, ये ईरानी जो लोग हैं ना, जितने भी, अरुणा ईरानी नाम सुना होगा आपने, अरुणा ईरानी, बोमन ईरानी, बोमन ईरानी। ये जब ईरान ये सब पर पारसी है ईरान ना? में पूरी तरह से, हाँ ये पारसी है, ये लोग पारसी हैं। ईरान का रिलीजन था कभी, आज ईरान में तो इस्लाम आ गया पूरा, वहां पर तो नहीं है। तो पारसी लोग भागकर इंडिया में शरण ले लिए थे उस जमाने में, बहुत पहले आए थे आजादी से पहले, और भारत के होके रह गए। तो आज पारसी अब भारत का ही धर्म है। तो इनका एक त्योहार है, नौरोज त्योहार है। पारसी का जो ग्रंथ है, जिंदावेस्ता ग्रंथ है, और जिंदावेस्ता ग्रंथ और हमारा ऋग्वेद ऑलमोस्ट सेम चीजें आपको दोनों में देखने को मिलेंगी। सर ये 2009 क्यों दिया गया? मतलब वहाँ तभी इसको माना गया था? नहीं, 2009 में इसको स्वीकार किया गया था। ये डेट जो डली हुई है, 2008 में स्वीकार किया, 2009 में स्वीकार किया यूनेस्को ने, इसलिए मैंने डाला हुआ है ना। जी सर। छठा देखें, मुदियट्टू थिएटर केरला। और सातवां सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो ऊपर वाला फोटो आप देख रहे हैं, कालवेलिया राज्य उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन कई सारे इलाकों में ये डांस होता है। और ये देखिए नीचे जो मैंने दिया है आपको, लद्दाख के जो बौद्ध मठ होते हैं उनमें बुद्ध उपदेशों का गायन। लद्दाख इलाका आपने देखा होगा ना, लेह कारगिल से थोड़ा ऊपर जब आप जाते हैं इधर श्रीनगर, जम्मू से थोड़ा आगे श्रीनगर से ऊपर और बढ़ेंगे, ये जाएगा गुलमर्ग से आगे वो हो जाएगा आपका कारगिल, और कारगिल से आगे थोड़ा और जाते हैं तो आपको क्या पड़ता है, लेह लद्दाख। तो लद्दाख इस द क्या कहते हैं उसको, वो एक दूसरा एक पेरिस है भारत का एक तरह से, बहुत सुंदर जगह है। हाँ, टेम्परेचर भी माइनस में रहता है। जब सर्दी होती है तो वो -10, 20, 30 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो उन लोगों में जो चैंटिंग होती है, मणि पद्मे, इस तरह की चैंटिंग होती है, उस चैंटिंग को भी यूनेस्को ने धरोहर मान लिया है। मणिपुर संकीर्तन, मणि लैंग्वेज में बोलोगे ना, एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के मणिपुरी लोग संकीर्तन करते हैं, एक तरह से कीर्तन टाइप का होता है। उस कीर्तन को भी ये माना गया है यूनेस्को ने धरोहर। और उसके बाद देखिए, जदियाला गुरु पंजाब की ब्रास एवं तांबे की वस्तुओं का निर्माण करने वाली खंडेरों की जातियों का जो समूह है, उसको भी उन्होंने धरोहर मान लिया है कि जो ब्रास और तांबे से बर्तन वगैरह बनाते हैं, वो सारी चीजें। और अल्टीमेटली योग, बंद कीजिए बस थोड़ा, अंतिम है योग 2016 में योग माइक बंद करो, धरोहर के रूप में स्वीकार कर लिया। यहाँ मैं एंड करता हूँ इस सत्र को। अच्छा सर, वो जो है नहीं मिलेगा सर। क्या हुआ? नोट सर, मूल धरोहर में जो है सर, सर सबसे पुराना सर मूर्त धरोहर में जो है सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों सर रखा गया? सर विक्रमशिला और तक्षशिला को क्यों नहीं रखा गया? अभी यूनेस्को ने माना है, धीरे धीरे आएंगे, समय लगता है, चीजें होती है ना, एक प्रेशर पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे। क्या होता है, कमेटी बैठती है। तो पाकिस्तान में है सर, इंडिया का यूनेस्को में एक कमेटी बैठती है, सबको अपना रखा गया है। सर किस आधार पे रखा जाता है सर? तक्षशिला क्योंकि पाकिस्तान में पड़ता है ना आज के समय, तो इसलिए सर विक्रमशिला तो सर इंडिया में पड़ता है ना। पहली बार आ जाएगा, धीरे धीरे चीजें आती है ना एक साथ में, जैसे उनका इम्पोर्टेंस बनता चला जाता है, और वो चीजें हाईलाइट जितनी होती जाती है वो चीजें आती जाती है। क्या है सर? क्या चीज? इसके धरोहर में शामिल होने की विशेषता क्या है? हाँ, ये पॉइंट है, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई भी चीजें इस तरह से क्या होता है कि कुछ जो एलिजिबिलिटीज होती हैं, यूनेस्को ने इनको क्राइटेरिया बना रखा है कि ऐसी चीजें, देखो अमूर्त और मूर्त में, कि बहुसंख्यक लोगों के द्वारा उस पर काम किया जा रहा हो। बहुसंख्यक लोगों के द्वारा मतलब वर्ल्ड के कई सारे देशों के द्वारा, वर्ल्ड के कई सारे, केवल एक ही देश नहीं, कई सारे देशों के द्वारा उस चीज पर रिसर्च की जा रही हो, शोध जिसे कहते शोध किया जा रहा हो, उस पर लिखा जा रहा हो, पढ़ा जा रहा हो, तो उस चीज का एक महत्व बन जाता है, सांस्कृतिक महत्व बनने लग जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो धीरे धीरे उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो आने वाले समय में हमारा जो दरभंगा
महाराज का जो आवास है पूरा का पूरा, ये भी कभी भी बन सकता है। पूरा मिथिला यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है ये भी यूनेस्को की धरोहर में शामिल हो सकता है भविष्य में। तो इसमें क्या है कि 1 साल में कमेटी बैठती है, उस कमेटी में मान लो किसी देश का प्रतिनिधि कोई अच्छा बैठ गया, मान लो हमारा सपोर्ट का आ गया, इंडिया को, उसको लगा कि इंडिया में लगा लेती है, उन प्रविष्टियों में से सिलेक्शन होता है जस्ट फॉर, ऐसा ही है जैसे हमारी सरकारें भी करती है। सर हमारे अपने साइट को प्रॉपर मेंटेन भी तो करना होगा ना उसके लिए। हाँ ये है, और इसके लिए सरकारों पे ही डिपेंड नहीं रहना है, हमें अपने ऊपर भी डिपेंड रहना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपनी संस्कृति को नहीं देखते हैं ना, अपनी विरासत को रक्षा खुद करनी होती है। आप लोग, हाँ, इन चीजों को आप लोग ऐसे ना समझो बौद्धों का है, जैनों का है, मुसलमानों का है, या हिंदुओं का है, ये सब कुछ हमारा है। हम भारत के हैं और ये सब कुछ भारतीय। हमने श्लोक बोला था ना शुरुआत में, उत्तरम या समुद्र से हिमाद्रिशेव दक्षिणम वर्षे तद भारतम भारती यत्र संतति। तो ये हमें याद रखना है, उत्तर से, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो कुछ भी है वो सब भारतवर्ष है, और उसमें रहने वाले हम सब लोग भारतीय हैं। वी आर द इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, हम सब लोग पहले भी और अंत में भी भारतीय। सर ये डिसाइड कौन करते हैं, इंटरनेशनल कमेटी या नेशनल कमेटी? इंटरनेशनल कमेटी यूनेस्को डालना, यूनेस्को नेशनल कमेटी है। हाँ सुनो, आज तुम्हारा काम यही है, यूनेस्को डाल के देखना। यूनेस्को को जब पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा ये चीज है, ये चीज है, तो सब चीज आपको वहां पर क्लिक करते 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 सब मिल जाएगा। गूगल ने ना कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो अब हुआ रियल में, गूगल में आया है, पूरा मोबाइल में दुनिया हो गई है, ये पूरा है आपके हाथ में। गूगल पे इस पर डालो यूनेस्को और सब चीज लिंक एक के बाद एक खुलती चली जाएगी। व्हाट इज यूनेस्को? सर सर आपने जो बताया कि नेशनल फ्लैग में 4 कलर होते हैं, तो उसमें एग्जाम में यदि ऑप्शन में रहेगा 3, 4, तो किसमें टिक लगाया जाएगा? 4 में। 4 है ना उसमें, देखो केसरिया है, उसमें हरा है, सफेद है, नीला है, स्पष्ट दिख रहा है वो। सर संस्कृति का लिटरल मीनिंग क्या होता है? सबसे पुराना भाषा कौन सा है सर? सबसे प्राचीन भाषा भारत में अभी तक अगर हम पूरी दुनिया में मान रहे हैं तो संस्कृति है अभी तक। सर संस्कृति और संस्कार में क्या फर्क है, बताए? सर संस्कृति का लिटरल मीनिंग क्या होता है? क्या लिटरल मीनिंग ना? यस सर, संस्कृति का तिरंगा क्यों कहते हैं उसको? 1 मिनट, संस्कृति का लिटरल मीनिंग, संस्कार और संस्कृति में अंतर, 2 चीज। और सर सर कल्चर को ही संस्कृति सर बोलते हैं या संस्कृति कल्चर से अलग होता है? नहीं, कल्चर को बोलो सर। आप बेटा अभी लैंग्वेज के बाद में ये संस्कृति पे क्वेश्चन आए हैं तीनों, इनका मैं उत्तर देता हूँ, है ना? यस देखो संस्कृति का जब हम लिटरल क्वेश्चन और सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। सुनो, संस्कृति शब्द जो है उसको अलग अलग करते, तोड़ते हैं हम, थोड़ा सा कोशिश करते हैं तोड़ने की। उपसर्ग को अलग कर लेते हैं, क्री धातु को अलग कर लेते हैं, इक्तिन प्रत्यय हो जाएगा। सम क्री इक्तिन 3 शब्दों को मिला के संस्कृति बन गया। सम परिभ्याम करो तो भूषणम, जैसे भूषण होता है, आभूषण होता है, गहना होता है, ऑर्नामेंट होता है, वो गहना जो है किसी स्त्री या पुरुष के शरीर पे जाके उसकी शोभा बढ़ा देता है, वैसे ही कुछ उदात्त गुण होते हैं जो संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई सर? वही बेटा अभी 3 क्वेश्चन आए ना सीक्वेंस में। देखो ये एक अच्छे स्टूडेंट का गुण होता है, पहले सुनिए कि पहले सर क्या बोल रहे हैं, फिर उस पर पूछिए ना। तो जो रहता है तो एक ऐसी ही संस्कृति होती है, एक आभूषण की तरह संस्कृति होती है। और संस्कृति का लिटरल मीनिंग हम जब कर रहे हैं तो क्योंकि हमारी जो परंपरा में संस्कृति शब्द उस तरह से नहीं मिलता, और संस्कृति का हमने जब कई बार होता है ना, जब हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, हमारे यहाँ पे एक राष्ट्रीय अनुवाद आयोग कमीशन टाइप का था स्टार्टिंग में, तकनीकी शब्दावली आयोग है, तो वो तकनीकी शब्दावली गढ़ते हैं। जब फॉरेन की कोई शब्दावली आती है तो उसकी व्याप्ति इंडिया में भी
अपनी भाषा के अनुसार हम एक शब्द गढ़ते हैं। तो कल्चर के पैरेलल में हमने एक शब्द गढ़ा, और वो शब्द कौन सा रहा हमारा? संस्कृति। और संस्कृति पर भारत में सबसे अच्छा जो लेखन और काम किया बाबू गुलाब राय जी ने किया है, और अभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है, राधा कृष्ण जी ने किया है। तो इन तीनों के वर्क में से भी आप केवल और केवल ये जो है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की इस पुस्तक की भी देखेंगे ना, तो आप बहुत है ना, आप अपने भीतर से भी अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि आपने क्या पढ़ लिया, आपने अभी तक ऐसी चीजें क्यों नहीं पढ़ी थी। बहुत प्यारी किताब, आप जरूर पढ़िएगा तो वहां उत्तर मिलेगा। दूसरा एक ऑनलाइन मिलेगी नहीं पड़ी किताब, संस्कार और संस्कृति का। तो संस्कृति का मतलब ही क्या होता है कि जब कोई चीज स्टर हो जाती है, जैसे कि नदी में पानी होता है, फ्लो में रहता है, ठीक है ना, नदी का पानी फ्लो में रहता है, और जब वेग आता है तो पानी गंदा हो जाता है, वरना वो पानी कितना क्रिस्टलाइज वाटर होता है। क्रिस्टल के पानी की जो पहाड़ी नदियां किसने देखी हैं? जिन्होंने पहाड़ी नदियां देखी होंगी, जिन बच्चों ने, है ना, तो पहाड़ी नदियों का पानी बहुत साफ होता है मैदानी नदियों की अपेक्षा। उसमें पत्थर छोटे-छोटे क्रिस्टल। तो संस्कृति की तुलना पहाड़ी नदियों से की जा सकती है कि एकदम पानी की तरह क्रिस्टलाइज होते हैं, और जो पानी होता है वो संस्कार होता है। पानी जो होता है संस्कार होता है। नदी तो अमूर्त है ना, नदी थोड़ी ना दिखाई देगी। आपको कह दे कि नदी बताओ, हम पानी को तो दिखाएंगे, उसमें से पेड़ों को दिखाएंगे, पानी को दिखाएंगे, नदी के किनारे दिखाएंगे, उसमें पड़े हुए पत्थर दिखाएंगे, रेत दिखाएंगे, ये नदी है। तो वैसे ही संस्कार जो होता है उसका मूर्त रूप होता है आपकी अच्छाई। जिसको हम दिखा सकते हैं। इसके संस्कार है, लोग कहते हैं ना इसके संस्कार है, ऐसे लोगों को बोलते हुए देखा होगा। तो जैसे हिंदुओं में क्या है, 16 संस्कार का एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो उस संस्कार से हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में संस्कार को यहाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कार मतलब एक तरह से गुण का जो एक जो व्यवहार प्रकार के हो सकते हैं, गुण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो परंतु अच्छे गुणों को संस्कार कहा जाता है, ठीक है ना। कोई भी चीज द्विविध हो सकती है, पर संस्कार जाने कभी बुरे संस्कार नहीं होते। चोर का बेटा जरूरी नहीं है चोर हो। देखा होगा कश्मीर में एक आतंकवादी था, उसके बच्चे ने 10वीं बोर्ड में टॉप किया था, जी एक घटना सी चली थी, न्यूज में आया था। हाँ, ऐसा है। अब पूछो, ये क्वेश्चन होगा संस्कृति के। बेटा सर, समाज और संस्कृति में क्या संबंध है? किसमें? समाज और संस्कृति में क्या संबंध है? समाज बिना सब कुछ तो समाज के लिए ही है। समाज के लिए ही तो संस्कृति है। बिना समाज के संस्कृति क्या काम की रहेगी? समाज में रह के तो हम कहेंगे ना, ग्रुप ऑफ पीपल्स इज कॉल्ड सोसाइटी, और सोसाइटी में ही हर चीज रहती है, तो संस्कृति भी सोसाइटी की है जरूरी। अब बच्चा लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, वो पूछिए अपने। सर वो सर प्राकृत सर संस्कृत से भी है ना सर। सर यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आया था, तिरंगा में तो 3 कलर, 4 कलर तो 3 तिरंगा क्यों बोलते हैं? बेटा अभी उसका उत्तर दे दिया है, क्योंकि उसमें नीला भी एक रंग होता है जिसे हम भूल जाते हैं। तो सर तिरंगा क्यों कहते हैं उसको? सर मेरा क्वेश्चन है सर, प्लीज बोलना चाहिए ना। वही तो सर बोले थे, चौरंगा भी कहते हैं उसको, लेकिन पहले कहा जाता है। लेकिन पॉपुलर हो चुका है तिरंगा, इसीलिए उसको तिरंगा ही अभी तक कहा जा रहा है। हाँ सर, क्वेश्चन सर, बोलो। सर यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आया था, जो मतलब भारतीय कला और विरासत का संरक्षण वर्तमान समय में इतनी आवश्यकता क्यों है? किस चीज का? मतलब भारतीय कला और विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता क्यों है सर? यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आया था उस वक्त। क्योंकि वो शायद इसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ठीक है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा आप, ये चीजें क्या होती हैं कि ये हमारा पर्सपेक्टिव डिसाइड करेगा कि हम किस बैकग्राउंड से आके इस क्वेश्चन को कैसे पुट अप कर रहे हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप साइंटिफिक ढंग से उसको सोचेंगे ना। कॉमर्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट उसे बिजनेस के स्टाइल से देखेगा, पर एक आर्ट्स का जो स्टूडेंट है उसको एक धरोहर के रूप में देखने की कोशिश करेगा, एक विरासत के रूप में। और तीनों जब मिल जाएंगे एक साथ में, तो वो वास्तव में एक अच्छे ढंग से चीजों का संरक्षण होगा। उसके पीछे रीजन होता है कि मनुष्य का जो कारण है कि अगर मान लो कि तुम है, मतलब हम में से किसी एक को पूरे घर में से उठा के एक जंगल में फेंक दे। मोगली मूवी देखी है ना? मोगली मूवी देखी होगी आप लोगों ने। अगर मोगली को जंगल में बिठा दिया, उसके लिए संस्कृति क्या है? मोगली ही तो रहेगी संस्कृति।
जो जंगल का लाइफ है वही उसके लिए सब कुछ है। तो हमें बताना है आने वाली पीढ़ियों को कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, उन्होंने ये किया, अब इन चीजों को हमें यहाँ तक ले जाना है। हर आने वाली जो पीढ़ी है अपनी पुरानी पीढ़ी से स्मार्ट होती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो पुरानी पीढ़ी है उसको खत्म कर दे, हम उसको साथ लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक कहावत चलती है ना, यूनान मिस्र रोमा मिट गए सब जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो यही है, यही धरोहर है, यही संस्कृति है जिसका संरक्षण हम सदा से कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों तक उन मूल्यों को पहुंचा रहे हैं। मान लो जो मूल्य मेरे पापा ने दादा से सीखे, दादा ने उनके पापा से सीखे, मेरे पापा के माध्यम से मुझे तक वो गुण और मूल्य यहाँ तक पहुंचे हैं, और मेरा फर्ज है कि उन संस्कारों को मैं अपनी आने वाली पीढ़ी में पहुंचाऊं। तो बच्चों ये बहुत सारे डिस्कशन के बहुत एरिया हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और आई थिंक सर से कहूंगा, सर यहाँ पर इस सत्र को अब आप देखिए, सत्र मेरी ओर से पूरी तरह से मैं थैंक यू सो मच। तो सोमवार को फिर जुड़ेंगे बच्चों, थैंक यू सर, एक नए टॉपिक के साथ में, नई चीजों के साथ में, और आप लोग आराम से पढ़िएगा, ठीक है ना? थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन पूछूं सर? आप क्वेश्चन सर एक सेकंड सर, आप सर JNU से पढ़े हैं सर, और अचानक से आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में आना पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं भी आप कहीं भी रहो, जहाँ पढ़ोगे ना आपको वो चीजें अच्छी लगेंगी। पढ़ने वाले विद्यार्थी को जहाँ मिल जाए वहाँ पढ़ाई नहीं छोड़े, ज्ञान बांटने का कोई। यस सर, सही बात है। अगर आप बात, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि इंस्टीट्यूट। और हमारे लिए मिथिला, उत्तम मिथिला तो और भी ज्यादा परम पवित्र हो जाता है, बहुत सुंदर जगह है ना। तो कम से कम अपनी पढ़ाई आते जा रहे हैं, और हमें ये अवसर मिला आपसे क्लास करने का। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। चलो बाय। थैंक यू सर। ध्यान रखें, सभी लोग अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें लिखें। मंडे की क्लास में फिर जुड़ेंगे, सोशल मेजर थिंकर्स को पढ़ेंगे, भारत के एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। यस सर। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बताना कि हमारी जो पढ़ाई है किस तरह से हो रही है, ठीक है ना। यूट्यूब वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर देना, हमारे जो यूनिवर्सिटी का जो चैनल है उसको। जी सर, जी सर। बिल्कुल। थैंक यू सर। प्रणाम सर। वेरी थैंकफुल सर। थैंक यू सर। सर चले गए अब। अरे यार सर चले गए हैं, बस करो। सर इधर ही प्रणाम कर लो। बाय 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 गाइस। हेलो, ज्योग्राफी ऑनर्स का क्लास चलेगा। हेलो, कल किस चीज का क्लास रहेगा? कल बंद है, कल संडे है, ऑफ रहेगा। ऑफ रहेगा। ऑल क्लास